ओके, सो ये टेस्ट सीरीज़ राजस्थान के ATP पोस्ट के लिए आई थी और ये 2021 में आया था। सो इस क्वेश्चन पेपर को हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा डिटेल में जाते हुए सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा प्लानिंग पे बेस है, तो जितने भी प्लानिंग एग्जाम्स होंगे फॉर ATP पोस्ट और प्लानिंग असिस्टेंट पोस्ट, उसमें ये पेपर हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज रीना, मीना एंड टीना स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 15,000, 18,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली. सो रीना ने लगाया 15 एंड देन सो ऑन, टीना ने लगाया 25. इफ देयर इज अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 23,200 at the end of year, then what is the profit of Reena if the profit is distributed in ratio of the investment. ठीक है, तो उन्होंने प्रॉफिट पूछा है सिर्फ रीना का कि रीना का कितना प्रॉफिट होगा. सो फर्स्ट गर्ल ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा अगर उनका प्रॉफिट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पर डिवाइड होए. सो अगर हम देखें RMNT, रीना ने लगाए 15K, 18K, 25K एंड उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो उन्होंने कहा है कि इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे ही बेस्ड होगा. सो अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट रेशियो, तो प्रॉफिट रेशियो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15x, 18x, 25x. ठीक है, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया. एंड टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है 23,200. सो इन तीनों का समीशन 23,200 के इक्वल होगा, यानी कि 15 प्लस 18 प्लस 25, ये हो गया 40, 40 और 18 58. सो 58x इज इक्वल टू 23/200. सो x विल बी 23 डिवाइड बाई 58, 400. सो x विल बी 400. ठीक है, और अब इन्होंने पूछा है कि रीना का प्रॉफिट कितना होगा. सो 15 इंटू में x कर देंगे रीना का लेकर, 15 इंटू 4 60. सो 60 एंड ये सो 6,000. सो आवर आंसर सी इज़ करेक्ट कि रीना को प्रॉफिट होगा 6,000 का. एंड उसी हिसाब से हम बाकी दोनों का निकालोगे तो टोटल का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारा 23,200. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. हु प्रपोज द गार्डन सिटी कंसेप्ट. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, गार्डन सिटी. तो ये तो विदाउट ऑप्शंस देखे हमें पता होना चाहिए. द गार्डन सिटी कंसेप्ट इज प्रपोज बाय एबीनीज़र हावर्ड. गार्डन सिटी प्रपोज हुई थी, कौन कौन सी थी. एक तो लैचवर्थ सिटी एंड दूसरी थी वेलविन गार्डन सिटी. गार्डन सिटी. सो पहले ये दोनों सिटी प्रपोज हुई थी. ठीक है, तो गार्डन सिटी कंसेप्ट हमारा एबीनीज़र हावर्ड ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू, लुइस मम्फर्ड एंड पैट्रिक गैरिस. लुइस मम्फर्ड ने हमें जो 6 स्टेजेस दिए थे कि हाउ सिटी ग्रोज एंड डिकेज, हाउ सिटी ग्रोज एंड डिके. तो उन्होंने अपनी हमें 6 स्टेजेस बताए थे. फर्स्ट इज इयोपोलिस, देन पोलिस, देन मेट्रोपोलिस, देन मेगापोलिस, देन टाइरेनोपोलिस एंड लास्ट इज नेक्रोपोलिस. सो इयोपोलिस में क्या होता है, इकोनॉमी आपकी बेस होती है एग्रीकल्चर पे. पोलिस में हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स स्टार्ट हो जाते हैं. मेट्रोपोलिस सबसे अच्छा होता है, दैट इज़ हाई डेंसिटी. जो सिटी होती है वो अपनी पीक पे होती है. मेट्रोपोलिस का दूसरा नाम होता है मदर सिटी. ठीक है, तो सिटी इज़ एट हिज टॉप, सबसे ऊपर इस वक्त होती थी सिटी. देन उसके बाद मेट्रो के बाद हमारा मेट्रो और मदर को याद रखना, TR है तो ठीक है, ये तो कन्फ्यूजन होती है कि मेट्रो थी या मेगा थी. कई बार आता है कि वो सिटी अपनी टॉप पर कब होता है, मेट्रो सिटी या मेगा सिटी. तो मेट्रो से मदर को याद रखना T से, कि दोनों में TR है. तो मेट्रो सिटी एंड मदर सिटी. मेगापोलिस में क्या होता है, सिटी जो है अपनी कोलैप्स स्टार्ट कर देती है. फर्स्ट साइन आपको कोलैप्स दिखने लग जाता है कि स्टार्ट डिके और सिटी अपनी कोलैप्स दिखाने लग जाती है. देन आता है टायरेनोपोलिस कि सिटी जो है अपनी डिकम्पोजिशन अब शो करने लग जाती है. सो डिकम्पोजिशन और डिजीज़ आने लग जाते हैं सिटीज़ में. लास्ट इज नेक्रोपोलिस, यानी कि सिटी अपनी वर्स्ट स्टेज पे होती है और उसको डेड सिटी या ऐसे भी कहते हैं. कई बार क्वेश्चन में आया व्हाट इज नेक्रोपोलिस. डेड सिटी अपनी वर्स्ट स्टेज पे होती है, कंप्लीट ब्रेक डाउन. ठीक है, ये इसका अलग नाम है. तो ये हमें कंसेप्ट दिया था लुइस मम्फर्ड ने. और लुइस मम्फर्ड की बुक्स भी काफ़ी फेमस थी. टेक्निक्स से हमने याद रखा था कि जितनी भी टेक्निक्स वाली थी, टेक्निक्स एंड सिविलाइजेशन, टेक्निक्स एंड आर्ट एंड सिटी इन हिस्ट्री, यूथोपियन कंसेप्ट, ये सब, ये जितनी भी बुक्स थी वो सारी हमें लुइस मम्फर्ड ने थी. पैट्रिक गैरिस ने हमें कन्वर्बेशन दिया था, कन्वर्बेशन का कंसेप्ट, और सिटी इन एवोल्यूशन और सिटी ऑफ डेवलपमेंट. ये इनकी 2 बुक फेमस थी, सिटी इन एवोल्यूशन और सिटी डेवलपमेंट. ये पैट्रिक गैरिस की बुक थी. और जितनी भी कंजर्वेटिव सर्जरी से रिलेटेड या बायोलॉजिस्ट की जितनी भी इनकी थ्योरी होती थी वो पैट्रिक गैरिस की होती थी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का गार्डन सिटी कंसेप्ट इज गिवन बाय एबीनीज़र हावर्ड.
क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is land consolidation and readjustment through town planning schemes have been used in Gujarat for almost. So गुजरात में जो टाउन प्लानिंग स्कीम है वो कब से यूज़ हो रही है फॉर द लैंड कंसोलिडेशन एंड रीएडजस्टमेंट. सो गुजरात में अगर हम बात करें फॉर द टाउन प्लानिंग स्कीम, सो एक इंडियन कंटेक्स्ट से देखे जाए तो गुजरात जो है वो एज ए मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट उभर के आता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टाउन प्लानिंग स्कीम इन द स्टेट. तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट के रूप में गुजरात उभर के आता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टाउन प्लानिंग स्कीम. तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी गुजरात में? इट स्टार्ट विद द बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट 1915. इससे पहले भी 2-3 एक्ट इंडिया में चले थे. वो थे आपके सिटी सैनिटेशन एक्ट या बॉम्बे इम्प्रूवमेंट एक्ट. मतलब टाउन प्लानिंग उसमें कुछ भी नाम नहीं था, उससे पहले टाउन प्लानर्स की जरूरत नहीं होती थी. सो 1915 में आया था हमारा टाउन प्लानिंग एक्ट और ये था बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट, जिसमें कहा गया था कि लोकल अथॉरिटीज़ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी कि वो अपने अपने स्टेट में या अपने अपने एरिया में टाउन प्लानिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करें. और यहीं से गुजरात की स्टार्ट कैसे हुई थी? क्योंकि उस समय 1915 में गुजरात एंड मुंबई वाज वन स्टेट. एक ही स्टेट कंसिडर किया जाता था, गुजरात एंड मुंबई, और वो था बॉम्बे. सो 1915 से गुजरात में टाउन प्लानिंग स्कीम इनका इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया था. सो 1915 से अगर हम 2022 की बात करें तो उसको 100 ईयर से ज़्यादा हो जाते हैं. सो 3 का आंसर 100 ईयर्स होता है कि मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं गुजरात में टाउन प्लानिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट होते हुए. आफ्टर 1915 देन 1960 में जाके गुजरात वो बॉम्बे जो था वो बाइफरगेट हुआ था गुजरात एंड मुंबई में. सो बॉम्बे बाइफरगेट हुआ था महाराष्ट्र एंड गुजरात. सो आफ्टर 1960 देन 1976 में एक्ट आया था गुजरात के लिए, गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट. तो गुजरात स्टेट में एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट में जो एक्ट आया था वो 1976 में आया था. सो 3 का आंसर 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं गुजरात में इम्प्लीमेंट हुए स्कीम्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ जर्नलिस्ट इज डैश टू इंटरव्यू यू later today. So a journalist has been coming and will be coming to interview you today. So ये तो सिंपल सा हो गया कि a journalist will be coming to interview today, कि तुम्हें इंटरव्यू करने के लिए वो आ रहा है. तो ये सिंपल से जीके क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 5th इज who among the following has authored the book The Image of the City. The Image of the City तो बहुत बार पढ़ के published in the 1960. Jane Jacobs, Lewis Mumford, Kevin Lynch and Le Corbusier. So 5th का आंसर C is correct. Kevin Lynch, Image of the City. जेन जैकब, लुइस मम्फर्ड की बुक्स हमने अभी पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 1 में. ले कॉर्बुजियर की बुक्स. जेन जैकब की कौन कौन सी बुक्स थी? हमने जेन जैकब को याद रखा था बेन, जो बैटमैन में जो बेन कैरेक्टर है उससे, और बेन ने क्या क्या किया था. सो इनकी बुक्स भी हमने उससे याद रखी थी. बेन की वजह से क्या होता है? डेथ एंड लाइफ ऑफ अमेरिका. देन इकोनॉमी डाउन हो गई थी, इकोनॉमी ऑफ द सिटी. सिक्स्थ इज एज पर URDPFI 2015 in a neighborhood. So neighborhood planning की यहाँ पे बात हो रही है. Which of the following facilities need not be within walkable distance of 600 से 800 meters to reduce dependency on automobiles. So automobiles पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए नेबरहुड में 600 से 800 के बीच में कौन सी चीज़ है इन चारों में से जो कंपल्सरी नहीं है होनी? ऑप्शन आर ATM, कन्वीनियंस शॉपिंग, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड क्रच. सो प्लानिंग में जो हायरार्की है उसे अगर हम देखें तो सबसे पहले उसमें आती है नेबरहुड, देन आती है कम्युनिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जोनल, सब सिटी एंड देन लास्ट में सिटी. इनकी डिवीज़न की क्राइटेरियाज क्या है? इनकी डिवीज़न की क्राइटेरिया पॉपुलेशन है, एरिया भी है बट पॉपुलेशन मोर कंसिडर की जाती है. नेबरहुड की पॉपुलेशन आपकी 15,000 के आसपास होनी चाहिए. कम्युनिटी की 1 लाख. जब 5 लाख पॉपुलेशन की बात की जाती है तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कह देते हैं. जोनल्स में आ जाते हैं हमारे 10 लाख, सब सिटी 50 लाख, और सिटी भी 50 लाख से अबव आपके सिटी और सब सिटी आ जाती है. सो नेबरहुड में लोकल स्ट्रीट में ये टेंडेंसी रहती है कि जो आपका ट्रैफिक है वो कम से कम आए. पेडेस्ट्रियन और बाईसाइकिल को प्रेफर किया जाता है लोकल स्ट्रीट में. नेबरहुड में अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें
सो जो मेट्रो या लाइट रेल है वो आपके 800 मीटर के अंदर आ जानी चाहिए ताकि पेडेस्ट्रियन के थ्रू बंदा वहाँ को एक्सेस कर सके। बस स्टॉप प्लस इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपके 400 मीटर के अंदर होने चाहिए, 400 मीटर के रेडियस के अंदर होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे नेबरहुड में ट्रांसपोर्ट की बात। अब नेबरहुड में बात करते हैं अदर फैसिलिटीज़ की। सो नेबरहुड में क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हो आप। इनफॉर्मल में हम दे सकते हैं लोकल शॉपिंग, जो आपका मिक्स यूज़ होता है। यूजली लोग रेजिडेंशियल के नीचे मिक्स यूज़ खोल लेते हैं, तो आपका ऑप्शन भी ये होता है कि कन्वीनियंस शॉपिंग वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पूछा नीड नॉट बी विद इन। सो कन्वीनियंस शॉपिंग आप नेबरहुड में दे सकते हो। देन आता है नेबरहुड में आप लोकल शॉपिंग दे सकते हो। नेबरहुड में आप सिनेमा और होटल ये नहीं दे सकते। सिनेमा और होटल आप नेबरहुड प्लानिंग में नहीं दे सकते। देन बैंक या एक एटीएम दे सकते हो क्योंकि इन शॉपिंग के लिए उस वक्त पैसे भी निकालने होते हैं। एटीएम आप दे सकते हो। देन छोटी मोटी सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी दे सकते हो। सर्विस इंडस्ट्रीज़ दे सकते हो या इलेक्ट्रिक सब स्टेशन भी दे सकते हैं। रीडिंग रूम भी दे सकते हैं। पेट्रोल पंप नेबरहुड में अलाउ नहीं है। सो सिनेमा होटल और पेट्रोल पंप आप नेबरहुड में नहीं दे सकते। और नेबरहुड में आप छोटा स्कूल, स्मॉल स्कूल का मतलब हो गया आपका क्रच, तो आप क्रच भी दे सकते हो। सो इसमें से आंसर जाएगा आपका एटीएम आप दे सकते हो, कन्वीनियंस शॉपिंग दे सकते हो, क्रच दे सकते हो। सो हमारा आंसर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वो आप नेबरहुड में नहीं दे सकते। यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपका पार्क या छोटा मोटा प्लेग्राउंड नहीं, यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कंसिडर किया जा रहा है आपका स्टेडियम से, ट्रैक स्टेडियम से, जो फुटबॉल स्टेडियम, बास्केटबॉल स्टेडियम या बेसबॉल, स्विमिंग पूल्स, ये नेबरहुड में देना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोर्ट फैसिलिटीज स्टेडियम से कंसिडर की जाती है, ना कि छोटे मोटे पार्क से। तो नेबरहुड में आप ये सब कुछ नहीं दे सकते। वहीं अगर हम बात करें कम्युनिटी यानी कि इससे नेक्स्ट लेवल की, कम्युनिटी में आप ये सब कुछ दे सकते हो। कम्युनिटी में आपका सिनेमा और होटल भी कंसिडर किया जाता है, सिनेमा और होटल भी दे सकते हो आप। देन गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, नर्सिंग होम, लाइब्रेरी। नेबरहुड में सिर्फ आप रीडिंग रूम दे सकते हो, लाइब्रेरी नहीं दे सकते। यहाँ पे आप लाइब्रेरी भी दे सकते हो, नर्सिंग होम। देन आगे आगे जैसे डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं कुछ चीज़ें और ऐड होने जाती है, जोनल में कुछ और चीज़ें ऐड होने जाती हैं, सिटी में जाके आप सब कुछ दे सकते हो। तो ये आपका डिवीज़न आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी इज करेक्ट कि स्पोर्ट फैसिलिटीज इज नॉट नीड टू बी गिवन विद इन द वॉकेबल डिस्टेंस इन नेबरहुड प्लानिंग। Seventh is, what is the basic geometrical shape of crystallar central place theory? Hexagonal, circular, octagonal, linear. सो हमने क्रिस्टोलर या वोल्टर क्रिस्टोलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ी थी और हमने वोल्टर से इसको याद रखा था कि सेंटर में यानी कि दिल्ली में पानी की कमी है, तो इससे हमने याद रखा था पानी मतलब वाटर और सेंट्रल प्लेस थ्योरी हमने ऐसे याद रखी थी। क्रिस्टोलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी वोल्टर क्रिस्टोलर से रिलेट करती है। ओके, सो क्रिस्टोलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी हमने क्या पढ़ा था। सो ये एक बेसिक डायग्राम है क्रिस्टोलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी का, जिसमें सेंटर में होता है आपका सेंट्रल प्लेस। देन साइड्स में होते हैं ये ब्लू कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, दीज आर टाउन्स। और ग्रीन कलर वाले होते हैं आपके विलेजेस जो कॉर्नर पर होते हैं। सेंट्रल प्लेस के आसपास होते हैं विलेजेस और टाउन के आसपास होते हैं, मतलब टाउन और सेंट्रल प्लेस के इंटरमीडिएट में होते हैं हमारे विलेजेस। तो ये बेसिकली जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो हमें बताती है लोकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेज एंड टाउन, कि विलेज और टाउन कहाँ कहाँ देने चाहिए उनकी लोकेशन को बताती है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी सेंट्रल प्लेस के कहाँ कहाँ देने चाहिए हमें विलेज और टाउन उनकी लोकेशन को बताती है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो सेंट्रल प्लेस जो है वो हमें दो टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लेस थ्योरी। एक तो हाई ऑर्डर सर्विस, एक लो ऑर्डर सर्विस। कोई भी सेंट्रल प्लेस जो प्रोवाइड करता है। हाई ऑर्डर सर्विस क्या हो गया आपके, जो हॉस्पिटल हो गए, हायर स्कूल हो गए, वो होते हैं हाई ऑर्डर सर्विसेज। लो ऑर्डर सर्विसेज जिसमें नियर बाय वाले पीपल ही आते हैं, जैसे किसी भी टाउन में या विलेज में ज़रूरत पड़ी हायर सर्जरी की, तो वो मेन जो हॉस्पिटल है वो सेंट्रल प्लेस में है, तो वो हाई ऑर्डर वाले आएंगे। लेकिन अगर किसी को सिर्फ दुकान या थोड़ी बहुत दाल वाल लेनी है तो सिर्फ नियर बाय विलेजेस आएंगे, इधर वाले विलेजेस नहीं आएंगे। तो सेंट्रल प्लेस दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हाई ऑर्डर सर्विस एंड लो ऑर्डर सर्विस।
हाई ऑर्डर सर्विस के लिए पीपल दूर दूर से आते हैं, मतलब ये वाला विलेज भी या विलेज इधर वाला जो टाउन है वो भी उठकर सेंटर प्लेस की तरफ आएगा। तो इसमें उन्होंने एक कंसेप्ट और दिया था, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहता है कि उस सेंटर प्लेस की कितनी उसका कितना रेंज है, कितना थ्रेशोल्ड है उसका, कि वो कितने एरिया को कवर करता है। मतलब एक सिटी के सराउंड में कितने विलेज और टाउन है, एक सिटी जो है ये उसके सराउंड्स में कितने विलेजेस और टाउन है, ये उसकी स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे अभी तो ये 6 दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल प्लेस थ्योरी। और इसी का जो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप है दैट इज हेक्सागोनल। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है हेक्सागोनल। ये जो शेप है ये हमारी हेक्सागोनल है। इसमें उन्होंने एक कंसेप्ट और दिया था कि अगर हम विलेजेस में हाई ऑर्डर सर्विसेज ओपन कर देते हैं या स्मॉल टाउन्स में हाई ऑर्डर सर्विसेज ओपन कर देते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स, हायर लेवल ऑफ स्टडीज़ कॉलेज ओपन कर देते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें उस लेवल की, मतलब ये शॉपिंग मॉल्स वॉल्स, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें उस लेवल की पॉपुलेशन या उस लेवल का डिमांड नहीं मिलेगी उस एरिया में। तो एक ये क्वेश्चन भी कहीं पे गेट में आया था कि हाई ऑर्डर सर्विस नहीं ओपन कर सकते क्योंकि उस लेवल की पॉपुलेशन और डिमांड नहीं मिलेगी, इसलिए जो मेन सेंटर सिटी है वहीं पे हाई ऑर्डर सर्विसेज ज़्यादा चलती हैं। 8 is what is the use of ferrule in water supply? So ferrule का यूज़ क्या है इन द वाटर सप्लाई? वाटर मीटरिंग टू एवेल्यूएट वाटर क्वालिटी, टू जॉइन टू पाइप्स एंड मेक द कनेक्शन वाटर टाइट, टू फिल्टर टैप वाटर। सो वाटर कनेक्शन में फेरुल का यूज़ क्या होता है? ये पाइप जा रही है आपकी, ये मेन पाइप है, मान लो मेन वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन आ रही है थ्रू द गवर्नमेंट, वो पाइप जा रही है। देन इसके ऊपर हमें अपनी पाइप कनेक्ट करनी होती है, और ये हमारी पाइप जा रही है जो हमारी सर्विस की तरफ जाएगी, जो हमारे घर जाएगी पाइप। देन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं दैट इज़ नोन एज फेरुल। तो वो कैसा होता है? फेरुल इज़ बेसिकली फेरुल एक राइट एंगल स्लीव की तरह होता है जो ऐसे 90 डिग्री पे अंदर मेन वाटर पाइप में इंसर्ट कर देते हैं। देन इससे यहाँ से हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल स्लीव कहते हैं इसको। वन साइड इसकी ओपन होती है, मतलब वैसे क्लोज होती है टू चेक कि पानी कनेक्शन सही है नहीं है, यहाँ से इसको कनेक्ट चेक किया जा सकता है। देन इसकी दूसरी साइड आपकी जो वाटर सर्विस की लाइन आपके घर में जा रही थी उससे जाके कनेक्ट हो जाती है। तो इस कनेक्शन को कहते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं फेरुल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टू जॉइन द पाइप्स एंड मेक द वाटर टाइट कनेक्शन। तो फेरुल यूज़ किया जाता है। एक आता है इसमें गूज नेक, प्रेशर को या एकदम से वाटर हैमर आए तो उसको नेगलीफाई करने के लिए इस टाइप की स्मॉल साइज कर्व पाइप दी जाती है। ये बेसिकली फ्लेक्सिबल कनेक्शन के लिए दी जाते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन वाटर पाइप एंड आपकी जो सर्विस पाइप है उसके बीच में। 8 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th is the purpose of enacting Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 to replace the Land Acquisition 1894 was to। अच्छा, जो नया एक्ट 2013 आया था उसने 1894 को रिप्लेस क्यों किया, उसका रीज़न द पर्पस पूछा गया है। ऑप्शन 1 इज एनहेंस लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, एनेबल अफेक्टेड लैंड ओनर्स टू लीगली क्लेम फेयर कंपनसेशन, ये आंसर हो सकता है। आइडेंटिफाई सुटेबल लैंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ ग्रोइंग सिटीज़, प्रोटेक्ट एरियाज अंडर फॉरेस्ट कवर अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन। पहले 1894 में आया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, देन उसके बाद 2013 में हमने याद किया था रेफ्ट लार के नाम से कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 एक्ट में आया था ये एक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने मेन फोकस किया था कि जो अफेक्टेड लैंड ओनर्स हैं वो लीगली अपना जो क्लेम है वो फेयर, मतलब लीगली क्लेम कर सके अपना जो फेयर है। तो बाकी तो ये तीन ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 9th का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th इज शी सेड दैट व्हेन शी वाज अ स्मॉल गर्ल शी कुड स्टे अप फॉर एज लॉन्ग एज शी लाइक, चेंज फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। शी स्टार्टिंग करते हैं शी शेड, तो शी शेड ही आएगा। टोल्ड वाले दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। व्हेन शी वाज अ स्मॉल गर्ल, तो शी जब शी के पास जाएगा तो आई बन जाएगा, मतलब ये आपके अपने या तो आपने रूल्स याद रख रखे हो या आप खुद बोल के देख सकते हो कि उसने कहा कि, तो जब उसने कहा होगा तो उसने कहा होगा कि मैं, मतलब व्हेन आई वाज अ स्मॉल गर्ल, तो देन आई कुड स्टे अप फॉर एज लॉन्ग एज आई लाइक, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। शी सेड व्हेन आई एम अ स्मॉल गर्ल आई कुड स्टे अप, एम नहीं आएगा क्योंकि इसमें हम पास को प्रेजेंट को पास में चेंज नहीं करते हैं, वो वॉइस में होता है।
तो शी सेड दैट व्हेन आई वाज अ स्मॉल गर्ल आई कुड स्टे अप फॉर एज लॉन्ग एज आई लाइक। तो 3 चेंज हुई हैं इसमें। सो 10th का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11th इज व्हाट इज द इंटेंडेड गोल ऑफ हेरिटेज स्कीम। सो हेरिटेज स्कीम हमने पढ़ा था, दैट इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो हेरिटेज स्कीम हमारी 2015 में आई थी। तो इसका इंटेंडेड गोल क्या है? ऑप्शंस आर रीजनरेशन ऑफ एनक्रोच अर्बन पार्क, बिल्ड न्यू टाउन्स नियर वाटर बॉडीज, रिजुवनेट हेरिटेज टाउन एंड सिटीज, ये ऑप्शन हो सकता है, रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल मीडियम टाउन्स। सो 11th का ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिजुवनेट हेरिटेज टाउन एंड सिटीज। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में हेरिटेज, ये जो हेरिटेज स्कीम है लॉन्च की गई थी, और इट फोकसेस ऑन द मेन जो इनका फोकस है दैट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज़। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज़, तो उन सिटीज़ हेरिटेज सिटीज़ का होलिस्टिक डेवलपमेंट में मेन फोकस रहता है इनका। और इसमें जो हेरिटेज एसेट्स होते हैं हमारे, जो मेन जिनके ऊपर फोकस किया जाता है, वो होते हैं आपके किसी भी सिटीज़ के घाट या टेम्पल्स। ठीक है, तो जैसे अजमेर, मथुरा, वाराणसी, ये सारी सिटीज़ कुछ 13-14 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं फॉर द रिजुवनेशन ऑफ हेरिटेज टाउन्स एंड सिटीज़। तो 11th का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12th is PMAYU adopts a demand-driven approach where the housing shortage is identified based on the demand assessment made by. So प्रधानमंत्री अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 टाइप्स की है, अर्बन एंड रूरल। PMAYU, PMVYG या R लिखा होता है। U मीन्स अर्बन एंड R मीन्स रूरल या ग्रामीण। सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एडोप्ट्स अ डिमांड ड्राइवन अप्रोच। सो इसमें क्या होता है कि डिमांड देनी होती है किसी भी कि आपको कितनी हाउसिंग की ज़रूरत है, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ को, कि आपको कितनी हाउसिंग की ज़रूरत है, तो वो डिमांड देंगे। तो इट्स अ डिमांड ड्राइवन अप्रोच वेयर द हाउसिंग शॉर्टेज की स्टेट यूनियन टेरिटरीज बताते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी हाउसिंग शॉर्टेज है, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना अपना फंड रिलीज़ करते हैं। सो हाउसिंग शॉर्टेज इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द डिमांड असेसमेंट मेड बाय हड को नहीं बताता, हड को तो आपको लोन प्रोवाइड करता है। मिनिशियन MOUD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOUD, ये आपको ये इसके अंदर तो प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली गई है। रियल एस्टेट कंपनीज नहीं बताती, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बताती हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी हाउसिंग शॉर्टेज है और हमें इतना फंड चाहिए। जैसे अभी दिल्ली में DDA ने रिसेंटली 3024 ड्वेलिंग यूनिट्स प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर इनाग्रेट कराई है बाय द PM मोदी। कालका जी एक्सटेंशन नाम से आप सर्च भी कर सकते हो। तो 3024 ड्वेलिंग यूनिट्स इनाग्रेट कराई हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। तो जो डिमांड है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपनी प्रोवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, देन वो फंड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने वो भी पढ़ा था CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ये भी चल रही है, जिसमें टेन्योर पीरियड था वो लोन का वो 20 साल तक कर दिया गया है। गेट 2022 में ही इसके बेस पे क्वेश्चन आया था CLSS के बेस पे कि EWS, LIG, MIG एंड HIG, तो इनको किस बेस पे डिवाइड किया जाता है? इनकी इनकम पे डिवाइड किया जाता है कि जिसकी इनकम 3 लाख के अंदर होगी वो EWS, जिसकी 6 लाख, LIG 6 से 12 एंड 12 से 18 लाख के अंदर तो HIG में कंसिडर किया जाएगा। और इनको जो घर बनाना है EWS वालों को, वो उनको अलाउ है 30 मीटर स्क्वायर का, 60 मीटर स्क्वायर का, 160 एंड 200 का। मतलब अगर EWS वाले 30 मीटर स्क्वायर का घर बना रहे हैं तब उनको वो दी जाएगी सब्सिडी, जो उनको लोन मिलेगा। और लोन इनको कितना मिलेगा? 6 लाख, 6 लाख, 9 लाख एंड 12 लाख। ठीक है, अगर HIG वाले 12 से 18 लाख कमा रहे हैं तो वो HIG के अंदर आएंगे, और उनको अगर वो 200 स्क्वायर मीटर का घर बना रहे हैं तो उनको 12 लाख का लोन मिल सकता है। तो ये इसका फंड रहता है। LIG वाले 6 लाख के अंदर आएंगे जिनकी इनकम 6 लाख है और वो 60 मीटर स्क्वायर का घर बना रहे हैं तो उनको 6 लाख का लोन मिल सकता है। और उसमें टेन्योर पीरियड और वो सब कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। गेट 2022 में क्वेश्चन आया था, आई थिंक दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 इज अंडर अमृत स्कीम सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 million और मोर द सेंट्रल असिस्टेंस इज लिमिटेड टू 55 ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 1/3 ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो अंडर अमृत स्कीम, अमृत हमने पढ़ी थी अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अंडर अमृत स्कीम अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो अब JNNURM में कन्वर्ट हो चुकी है, जवाहरलाल नेहरू फॉर अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो इस स्कीम के अंदर
कि जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 मिलियन या इससे ज़्यादा है उसमें सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो अपना कितना योगदान देंगे, मतलब जैसे सेंट्रल वाले कितने पैसे देंगे कि आप अपना स्कीम को पूरा कर सके। सो अमृत में, अंडर अमृत स्कीम क्या क्या मेन फोकस किया जाता है। एक तो मेन फोकस किया जाता है आपका सीवेज और वाटर सप्लाई पे, ठीक है। देन उसके बाद आपका रिड्यूस पोल्यूशन और ग्रीन जो है आपके एरिया में वो इंक्रीज़ हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, पोल्यूशन कम हो, वो सब कुछ है। बट जो मेन फोकस किया जाता है दैट इज़ फोकस्ड ऑन कि आपका सीवेज और वाटर सप्लाई अच्छा किया जाए अंडर अमृत स्कीम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी आ सकता है क्योंकि राजस्थान वाज द फर्स्ट जिसने अपनी स्कीम तैयार कर दी थी सेंट्रल को कि हमें इतना बजट चाहिए ताकि हम अपने यहाँ पे सीवेज और वाटर सप्लाई अच्छी कर सकें। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट टू सबमिट अपना स्कीम, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन वहाँ से भी इसलिए आया होगा। और अमृत का एक मेन क्वेश्चन ये भी है, मतलब अमृत से रिलेटेड, कि अंदर अमृत हमारी जो सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं वो 500 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं। ये क्वेश्चन गेट में कहीं पे आ रखा है कि अमृत के अंदर कितनी सिटीज़ हैं वो सेलेक्ट की गई जिन्होंने अपना प्लान सबमिट किया था और उनको अप्रूव मिल गया। तो 500 सिटीज़ को अप्रूवल मिल चुका है। और सेम क्वेश्चन ये हो गया अमृत का। एंड सेम सिमिलर क्वेश्चन स्मार्ट सिटीज़ का आया था कि उसके अंदर कितनी सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं, उसमें 100 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं। और रुर्बन में कितनी सिटीज़, उसमें 300 क्लस्टर सेलेक्ट किए गए हैं। 300 रुर्बन में, 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं और 500 अमृत सिटीज़ हैं, ठीक है, जिनमें वर्क चल रहा है। तो ये कई बार तीनों वो पूछे गए हैं, तो इसको इनको याद रखना। और सिमिलर गेट में एक क्वेश्चन और आया था कि अमृत स्कीम मतलब किस स्कीम के अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ जीआईएस प्लान चल रहा है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ, तो किस स्कीम के अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं, तो वो अमृत स्कीम के अंदर जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि प्लानिंग्स में ये सब आते हैं। जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो और जो 500 सिटीज़ हैं उसमें मैक्सिमम आपकी सारी कैपिटल सिटीज़ इंक्लूड की गई हैं। ये कैपिटल सिटीज़ में तो एटलीस्ट ये सारा सीवेज और वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए। आपकी सारी हेरिटेज सिटीज़ ली गई हैं और हिल्स वाली और रिवर के पास जितनी भी सिटीज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि अमृत के अंदर विद पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन और मोर सेंट्रल असिस्टेंस कितना देता है। तो सेंट्रल असिस्टेंस जो अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का सिर्फ 1/3 प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो मान लो राजस्थान ने अगर 900 करोड़ का बजट बनाया कि हमें इतना बजट चाहिए, मतलब हम इतना बजट प्रपोज कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ का सीवेज और वाटर सप्लाई सिस्टम सही हो सके, और उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा वो उन्हें 300 करोड़ का आपको वो उनको फंड दे देंगे सेंट्रल वाले। सो दैट इज़ 1/3 प्रोजेक्ट कॉस्ट देते हैं, सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है। और अमृत से रिलेटेड एक और भी हमने पढ़ा था, दैट इज़ रुर्बन की श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जो गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, तो उनको इक्वलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक मिशन चलाया गया था रुर्बन। ओके, 14 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज 15, पिक द ओड वन आउट, कोकोनट, फ्लैक्स, मस्टर्ड एंड बार्ले। सो फ्लैक्स, मस्टर्ड, बार्ले ये सब गेहूँ और इन सब की फसलें हैं। फ्लैक्स भी आपने देखा होगा और बार्ले के भी आपने वो बिस्कुट्स देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब इस टाइप से ग्रास के उसमें उगाए जाते हैं, बट कोकोनट आपका पेड़ पे लगता है। सो 15 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16 इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक रिटन बाय जेन जैकब इज। जेन जैकब्स की बुक्स हमने अभी अभी पढ़ी थी, अ टेल ऑफ टू सिटीज, लाइफ एंड डेथ ऑफ अमेरिकन सिटीज एंड डेथ एंड लाइफ ऑफ अमेरिकन सिटीज, सिटीज आर गोल्ड माइंस। ओके, तो इसमें इन्होंने मेन कन्फ्यूजन दिया है, लाइफ एंड डेथ एंड लाइफ, वैसे देना तो नहीं चाहिए। जेन जैकब्स की हमने बुक याद रखी थी अभी की बेन इन बैटमैन, ठीक है। जेन को हमने बैटमैन से याद रखा था, तो बैटमैन से जो बैटमैन के 3rd और 2nd पार्ट में जो सब कुछ हुआ था उससे हमने इनकी मतलब उस मूवी से हमने इनकी सारी बुक्स याद रखी थी। द फर्स्ट इज डेथ एंड लाइफ ऑफ अमेरिकन सिटीज़, ठीक है, क्योंकि वो आकर सबसे पहले बेन आकर वो डेथ एंड लाइफ ऑफ अमेरिकन सिटीज़ में करता है सब कुछ, ठीक है, उससे आप रिलेट कर लेना। देन सबसे पहले वो क्या करता है, वहाँ की इकोनॉमी को हायर करता है। 3rd पार्ट के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, इकोनॉमी ऑफ सिटीज़। देन 2nd पार्ट जो था बैटमैन का, दैट इज़ डार्क एज अहेड, एंड उसके बाद वो इसी 3rd पार्ट में सिटी एंड वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये 4 बुक फेमस है जेन जैकब्स की, और वहीं से क्वेश्चन आया था, डेथ एंड लाइफ ऑफ अमेरिकन सिटीज़। 17 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट प्रेफर्ड अप्रोच फॉर स्लम इम्प्रूवमेंट। स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा सबसे प्रेफर्ड किया जाता है अप्रोच बाय द स्लम ड्वेलर्स? इन सिटू अपग्रेडेशन, कंपनसेशन, रिलोकेशन एंड लोन असिस्टेंस। सो जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में जो पढ़ा था कि डीडीए वालों ने, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3000 ड्वेलिंग यूनिट्स जो
स्लम को दी है। तो कालका जी में जो स्लम था, कालका जी का स्लम जो इन्होंने रिहेबिलेट किया है वो इन सिटू में ही किया है, मतलब इन सिटू अपग्रेडेशन इसको प्रेफर करते हैं। इन सिटू स्लम रिहेबिलेशन क्या होता है? इन सिटू स्लम रिहेबिलेशन, मान लो ये आपका एक एरिया है, तो यहाँ पे स्लम्स बसे हुए हैं पूरे, तो इन सिटू का मतलब क्या होगा कि उसी वहीं पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे उनका घर प्रोवाइड करना, ना उन्हें रिलोकेट करना, कंपनसेशन भी नहीं देना और ना ही लोन असिस्टेंस देना। तो प्रधानमंत्री PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर इन सिटू रिहेबिलेशन किया जाता है कि इनको थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे रिलोकेट किया, देन यहीं पे इनकी हाउसिंग टावर्स खड़े कर दिए, देन इनके हाउसिंग टावर्स खड़े करने के बाद इनको वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और जो स्लम्स यहाँ पे रह रहे होते हैं उन्हीं को चाबी प्रोवाइड की जाती है, थोड़े सस्ते में प्रोवाइड कर देते हैं। तो दैट इज़ इन सिटू स्लम रिहेबिलेशन। और कालका जी में जो मैंने अभी बात की थी, जो प्रधानमंत्री ने अभी 2022 की बात हो रही है, जो नवंबर दिसंबर में आई थिंक इनोग्रेट किया था, तो वो यहीं पे हुआ था। सो दैट इज़ नोन एज इन सिटू अपग्रेडेशन। इन सिटू मतलब जैसे कास्ट इन सिटू होता है ना कि साइट पे जाकर ही कास्ट करना, वैसे ही मतलब जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे उनको रिलोकेट रिहेबिलेट करना और उनको हाउसिंग वहीं पे उनके ड्वेलिंग यूनिट्स प्रोवाइड करना, दैट इज़ इन सिटू। Question number 18 is find the pair of numbers that doesn't belong to this group: 16, 18, 56, 63, 96, 108 and 86, 99। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 16, 18, 56, 63, 96, 108 एंड 86, 99। तो इसमें जो अगर आप थोड़ी देर कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि 2 जा 16, 2 9 जा 18, 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा 63। तो ये पैटर्न आपको दिख जाएगा कि 12 8 जा 96 एंड 12 9 जा 99। अगर यहाँ पे 86 की जगह 88 होता तो फिर वही कन्फ्यूजन आता कि 11 इंटू में 8 एंड 11 इंटू में 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 इंटू 9 8 9 सॉरी 7 9 जा 63 और 12 इंटू में 8 8 9 8 9। यहाँ पे ये 86 फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट कि मतलब दिस पेयर डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। 19 is flowing in note and interpolation technique used in GIS. Options are inverse distance weighted buffering, kriging and trend surface. So इनमें से कौन सा इंटरपोलेशन टेक्निक है जो GIS में यूज नहीं होता? So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरपोलेशन टेक्निक। इंटरपोलेशन टेक्निक्स होती क्या है? सो व्हाट इज इंटरपोलेशन टेक्निक? इंटरपोलेशन टेक्निक्स बेसिकली होती है प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉन डाटा वैल्यूज, मतलब हमें कुछ डाटा की वैल्यूज हमें पता है, उसको यूज़ करके टू एस्टिमेट द अननोन डाटा वैल्यू, किसी जगह की जहाँ की हमें डाटा वैल्यू नहीं पता है उस जगह की वैल्यू पता लगाने का प्रोसेस कहलाता है इंटरपोलेशन टेक्निक। फॉर एग्जांपल हमें एक एरिया का रेनफॉल निकालना है कि वहाँ पे रेनफॉल प्रेसिपिटेशन किस टाइप से होती है, मतलब कितनी होती है। तो एक एरिया मान लेते हैं, एक सिटी है ये, और हमें यहाँ की रेनफॉल की वैल्यू पता है, इस एरिया की, इस सिटी के इस एरिया की रेनफॉल की वैल्यू पता है, यहाँ पता है, यहाँ पता है और यहाँ कहीं की पता है। और हमें वी हैव टू फाइंड आउट कि इस एरिया में, इस सिटी में, इस एरिया में रेनफॉल क्या होगी। तो कुछ रीजंस हो सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे हमें इतना डाटा नहीं मिल रहा है कि हम इसकी एग्जैक्ट पता लगा सकें। तो हम इंटरपोलेशन टेक्निक, GIS इंटरपोलेशन टेक्निक के थ्रू इन सब की वैल्यूज़ को कंबाइन करके जो वैल्यू यहाँ की वैल्यू बता देता है, उस टेक्निक को कहते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक। ठीक है, तो अब हम वो टेक्निक्स देखते हैं, वो मेथड कौन कौन से हैं जो GIS यूज़ करता है, और ये GIS किन की वैल्यूज़ बता सकता है, किन क्या क्या डाटाज है जिनकी वैल्यू GIS इस मेथड्स के थ्रू बता सकते हैं, इंटरपोलेशन टेक्निक के थ्रू। वो डाटा हैं जिनकी वैल्यू GIS बता सकता है, जिनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे रेनफॉल हो गई, किसी एरिया की मान लो एलिवेशन देखनी हो कि हमें यहाँ की एलिवेशन पता है, यहाँ की पता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इस एरिया की एलिवेशन क्या होगी। वहाँ का नॉइस लेवल देखना हो, वाटर टेबल देखनी हो कि वहाँ के वाटर टेबल क्या है, पॉपुलेशन देखनी हो, डेंसिटी देखनी हो, तो इन सब चीज़ों में ऐसे काफ़ी चीज़ें जिसमें GIS इंटरपोलेशन टेक्निक के थ्रू हमें बता देता है, मतलब लगभग का आइडिया दे देता है। तो हम देखते हैं मेथड्स क्या क्या है या टेक्निक्स क्या क्या है इंटरपोलेशन जो GIS यूज़ करता है। तो सबसे पहले हमारी टेक्निक आती है IDW। फर्स्ट इज IDW इनवर्स डिस्टेंस वेटेड, सेकंड इज kriging, third is trend surface, fourth is spline, fifth is natural neighbor,
तो ये 5-6 टेक्निक्स हैं जिनको GIS यूज़ करता है। सो इनमें से सबसे पहले हमारा आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। IDW टेक्निक यूज़ करता है GIS। इन्होंने पूछा कौन सा ऑप्शन नहीं है। IDW इन्वर्स डिस्टेंस वेटेड यूज़ करता है GIS। बफरिंग यूज़ अभी तक नहीं पढ़ा हमने। क्रीगिंग यूज़ करता है, ट्रेंड सरफेस यूज़ करता है। सो बफरिंग इज़ द आंसर, जिसको GIS यूज़ नहीं करता है। बफरिंग बेसिकली GIS में एक एनालिसिस होती है, ठीक है, इट्स नॉट एन इंटरपोलेशन टेक्निक। अब देखते हैं IDW में क्या होता है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। IDW में क्या होता है कि ये बेसिकली डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। इनवर्स डिस्टेंस इसके नाम से क्लियर है। डिस्टेंस लोकेशन या लोकेशन बेस पे वेटेज दी जाती है। कैसे, मान लो ये एक सिटी है, यहाँ की वैल्यू पता है, यहाँ की वैल्यू पता है, यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, ठीक है, और हमें वी हैव टू फाइंड आउट इस जगह की वैल्यू। तो इसके लिए हम इन सब की वैल्यू कुछ भी देखिए, वहाँ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उस हिसाब से उनको वैल्यू देते हैं। मान लो हमें यहाँ की रेनफॉल पता है, ठीक है, यहाँ की 10 mm पर आवर रेनफॉल होती है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 50, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर होगा हम उसको उतनी कम वैल्यू देंगे, जो जितनी पास होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और जितना दूर होता जाएगा उसका फैक्टर उतना ही कम होता जाएगा। तो ये हो जाती है हमारी डिस्टेंस लोकेशन बेस टेक्निक। क्रीगिंग होती है, क्रीगिंग थोड़ी सी एडवांस है इन सब में, ठीक है, ये एडवांस टेक्निक है। इसमें क्या होता है, मान लो किसी जगह की एलिवेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने ग्राफ बनाया, उसने यहाँ की एलिवेशन हमें पता है, यहाँ की पता है, यहाँ की पता है, यहाँ की पता है, हमें फाइंड आउट करनी है इस जगह की। तो उस ग्राफ के थ्रू हम उन सबको मिला देते हैं, ये एलिवेशन एक ग्राफ ही बन गया। फिर वहाँ से हम उसकी एलिवेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ की पता थी, यहाँ की पता थी, इनको ज्वाइन किया आपस में, तो यहाँ की एलिवेशन का अंदाज़ा हो जाता है कि इस टाइप की यहाँ पे कंटूर होगा और इस टाइप की हाइट होगी, ठीक है। तो दैट इज़ क्रेगिंग। ट्रेंड सरफेस में क्या होता है, बेसिकली ये यूज़ होती है वैली के केस में। जब हम नॉर्मल, मान लो एक वैली है और उसको हम ऐसे नॉर्मल दिखा रहे हैं, जबकि वो वैली होनी ऐसी चाहिए कि यहाँ पे रिवर बह रही है, ठीक है। अभी ये रिवर ऐसे दिखाई जा रही है और यहाँ पे ये रिवर वैली बनाई जाएगी स्पेशल। नॉर्मल प्लान में हम क्या करेंगे, ये 2D प्लान मान लेना आप, ठीक है। नॉर्मल प्लान में क्या करेंगे, पेड़ ऐसे नॉर्मल दिखा देंगे, लेकिन जब वैली बन जाएगी, आप पिक में रिलेट कर लेना, तो वैली में हमें समझ आएगा कि प्लान में ट्रीज़ कैसे लगे पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्प्लाइन है, नेचुरल लेबर है, हमें इतने डीपली नहीं जाना है, बस इंटरपोलेशन टेक्निक पढ़ना था कि बफरिंग इंटरपोलेशन टेक्निक नहीं है, और बाकी ये तीनों इंटरपोलेशन टेक्निक है। ट्वेंटी इज a man said to a lady, your mother's husband's sister is my aunt. How is the lady related to that man? Mother, sister, daughter, aunt. So a man said to a lady. Man said to a lady. तो हम इसमें डिवीजन कर लेते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, या जैसे आप सोल्व करते हैं वो आपकी मर्जी है। सो मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड। सो मैन के मतलब लेडी के मदर के हस्बैंड की सिस्टर, अच्छा तो ये भी यहीं पे ही आ जाए सिस्टर। अगर वो कहते हैं योर मदर्स हस्बैंड मदर हस्बैंड मदर, तो इसको हम नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं, मतलब आप जनरेशन वाइज डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अगर ये ऊपर जाता है तो ये आपकी थर्ड जनरेशन में आ जाती है, तो सेकंड जनरेशन में सारा खत्म हो रहा है। तो मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स के हस्बैंड यानी कि तुम्हारी फादर ही की बुआ, मतलब तुम्हारी बुआ एक्चुअली की सिस्टर यानी कि तुम्हारी बुआ, इज़ माई आंट, तो ये मेरी चाची है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो चाची एंड दिस इज़ बुआ। तो हाउ द लेडी, मतलब ये लेडी कैसे रिलेट करती है टू दैट मैन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। सो मदर का नहीं क्योंकि सेम जनरेशन के हैं, सिस्टर में भी पॉसिबल है, डॉटर भी नहीं सेम जनरेशन है, आंट भी नहीं सेम जनरेशन है, तो सिस्टर इज द आंसर कि वो सेम जनरेशन के होंगे। और वैसे भी अगर आप देखा, मतलब वैसे नॉर्मली भी सोल्व करोगे आप अपने रिलेटिव्स में रिलेशन में लेकर कि वो उनकी बुआ है, तो मतलब इस लड़के के कोई चाचा होंगे, ठीक है, उनसे उनकी शादी हो गई, तो ये दोनों आपस में भाई बहन के मतलब कजन्स में ही आएंगे, तो सिस्टर इज द आंसर। 21 is the 74th Constitutional Amendment Act of India empowers which of the following: urban local bodies, minorities, women and district magistrates. तो 74th Constitutional Act या 74th Amendment Act जो 1992 और 1993 के बीच में आया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें स्टेट ने पावर दे दी थी, स्टेट गिव द पावर्स टू द अर्बन लोकल बॉडीज। सो 21 का आंसर ए इज करेक्ट कि स्टेट ने पावर दी थी यूएलबीज को, अर्बन लोकल बॉडीज को, टू प्रिपेयर देयर प्लान स्कीम्स, कि वो अपने प्लान प्रपोज करें, स्कीम प्रपोज करें
और खुद ही टाउन प्लानिंग जो भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करे। तो स्टेट ने यूएलबीज को पावर दे दी थी, अर्बन लोकल बॉडीज़ को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि जो एरिया रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जो स्मॉल अर्बन्स हैं और फिर लार्जर अर्बन्स हैं, तो उन्होंने स्टेट ने हर उसके लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ असाइन कर दी थी। रूरल से अर्बन की तरफ जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एरियाज, उनके लिए नगर पंचायत इशू किया गया था कि वहाँ पे नगर पंचायत होगी। म्यूनसिपल स्मॉल अर्बन के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और लार्जर अर्बन्स के लिए म्यूनसिपल काउंसिल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ये इन तीनों का इंट्रोडक्शन हुआ था 74 अमेंडमेंट एक्ट में। 21 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22 इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ PMAYU, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन scheme is to address housing shortages in EWS, LIG, MIG including slum dwellers by 2022 for all income groups by 2022 in small states and union territories by 2023 in younger states and urban union territories by 2023। सो PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हमने अभी पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में ही। उसमें हमने पढ़ा था कि हाउस वो जो CLSS है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, उसमें EWS, LIG, MIG हमने अभी पढ़े थे। EWS, LIG, MIG, HIG था, वो MIG 2, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, MIG 1 एंड MIG 2। बाकी आपका सब कुछ सेम वही है, वही लिंक, वही इनकम सोर्स, उतना ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उतना ही आपका एरिया होना चाहिए घर का, बाकी सब कुछ सेम है। तो HIG की जगह उसको MIG 1 एंड MIG 2 कर दिया गया। सो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जाता है कि EWS, LIG, MIG वालों को 2022 तक हमें वो प्रोवाइड कराना है, ये इसका टारगेट था। अब 2022 पहले ये था 31 मार्च 2022 तक, लेकिन अभी एक्सटेंड कर दिया गया कोरोना की वजह से, दैट इज़ 31 दिसंबर 2024 के लिए। तो ये कंफर्म नहीं है, बट ये एक्सटेंड कर दिया गया है। इस स्कीम के थ्रू जो सब्सिडी दी जा रही थी वो फेज़ वाइज दी गई है, यानी कि 2015 से 2022 तक और 2020 से 2021 तक। सो MIG एंड MIG 2 वालों को, इनको जो प्रोवाइड किया गया है सब्सिडी जो दी गई है, MIG 1 और MIG 2 इस ईयर के अंदर आते हैं। EWS और LIG को 2015 से 2022 के बीच में इनका चल रहा था, तो इसके बीच में इनको सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी। तो दैट इज़ फेज़ 1 एंड दैट इज़ फेज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक सिटी इन हिस्ट्री वाज ऑथर्ड बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जेन जैकब, लुईस मम्फर्ड एंड आर्नोल्ड टोइनबी। तो जेन जैकब्स की हमने अभी बुक्स पढ़ी थी सारी बेन से रिलेटेड, और जिसमें सिटी इन हिस्ट्री नहीं थी। सिटी इन हिस्ट्री हमने पहले पढ़ी थी, लुईस मम्फर्ड ने दी थी, जिसमें सारी टेक्निक्स, सिटी इन हिस्ट्री, स्टोरी ऑफ यूटोपिया, ये सारी बुक्स इसमें लुईस मम्फर्ड ने करी थी। तो सिटी इन हिस्ट्री वाज ऑथर्ड बाय लुईस मम्फर्ड। 25 इज फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ GIS। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है GIS का? ऑप्शंस आर रिट्राइवल, एनालिसिस, मॉडलिंग एंड GPS। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ GIS। सबसे पहले आता है डाटा एंट्री और कलेक्शन। सो डाटा एंट्री और कलेक्शन में सबसे पहले आता है कि डाटा कहाँ से एंट्री होता है GIS में, फीड कैसे करते हैं हम, थ्रू सैटेलाइट इमेज, एरियल फोटोग्राफ्स, मैप, रिपोर्ट्स, या हम खुद टाइप करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो सब कुछ डाटा फीड किया जाता है। तो दैट इज नोन एज डाटा एंट्री एंड कलेक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। डाटा स्टोर किस में किया जाता है? हार्ड ड्राइव, क्लाउड पे, या ऑनलाइन ड्राइव, DVD एंड सो ऑन। तो डाटा किस GIS में स्टोर कैसे कैसे किया जाता है? दैट इज नोन एज डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। थर्ड इज डाटा इंटीग्रेशन और कन्वर्जन। सो थर्ड इज डाटा इंटीग्रेशन और कन्वर्जन। इसमें क्या होता है? डाटा कन्वर्जन मीन्स रास्टर टू वेक्टर, कन्वर्जन ऑफ डाटा फ्रॉम रास्टर टू वेक्टर। इसमें फैक्टर्स, डाटा मैनिपुलेशन भी इसमें आता है, देन फोर्थ इज डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में आता है हमारा ओवरले करना, डाटा को, टेबल्स को ओवरले करना, ग्राफ को ओवरले करना, देन स्पेशल एनालिसिस। देन फिफ्थ फंक्शन इज डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग में आता है आपका इंटरपोलेशन, जो हमने अभी पहले पढ़ा था।
सिमुलेशन, डाटा सिमुलेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। देन लास्ट इज डाटा डिस्प्ले। डाटा को डिस्प्ले किस किस टाइप से किया जा सकता है? थ्रू ग्राफ बन सकता है, इसमें टेबल बन सकते हैं, डिजिटल मैप भी बन जाते हैं। ठीक है, सो डिजिटल मैप से भी डाटा को डिस्प्ले किया जा सकता है। सो क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ GIS। फर्स्ट ऑप्शन इज रिट्राइवल। ओके, सो व्हाट इज रिट्राइवल? रिट्राइवल बेसिकली यहाँ पे लिया गया डाटा रिट्राइवल से। Data retrieval is to find the information, to find the information from the data, that is known as data retrieval. So ये चारों डाटा इंटीग्रेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा मॉडलिंग एंड डाटा डिस्प्ले डाटा रिट्राइवल में आते हैं। सो डाटा रिट्राइवल इज अ फंक्शन ऑफ GIS, बिल्कुल ठीक है। एंड डाटा एनालिसिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ GIS, डाटा मॉडलिंग इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ GIS। लास्ट ऑप्शन इज GPS। GPS इज नॉट अ फंक्शन ऑफ GIS। सो आवर आंसर D is correct, GPS. GPS is basically global पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल यूज़ किया जाता है हमारा PNT सर्विस के लिए। P स्टैंड फॉर पोजिशनिंग, N स्टैंड फॉर नेविगेशन एंड T स्टैंड फॉर टाइमिंग। सो GPS हमारा पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ GIS। 26 is as per the URDPFI 2015 which among the following is an example of land assembly techniques। तो ये क्वेश्चन पहले भी गेट में कई बार आ चुका है। लैंड असेंबली टेक्निक्स का क्या है? लैंड रिजर्वेशन, लैंड मैनेजमेंट, लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड कवर। सो 26 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। लैंड रिजर्वेशन इज अ टेक्निक ऑफ लैंड असेंबली, और इसमें लैंड यूज जोनिंग भी आता है, लैंड यूज जोनिंग, एकोमोडेशन एंड रिजर्वेशन भी आता है, लैंड एकोमोडेशन एंड रिजर्वेशन, टाउन प्लानिंग स्कीम भी इसमें आती है। सो लैंड रिजर्वेशन इज एन टेक्निक ऑफ लैंड असेंबली। 26 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 is which of the following is not envisaged under the policy for residential group housing and other schemes in the private sector 2010 up to 10 hectares। सो इनमें से कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग और अदर स्कीम्स में नहीं इंक्लूड की जाती फॉर द प्राइवेट सेक्टर? तो फार्म हाउस स्कीम, एग्रीकल्चर स्कीम, कमर्शियल स्कीम एंड ग्रुप हाउसिंग स्कीम। तो ये तो सिंपल सा है कि एग्रीकल्चर स्कीम आपके इसमें रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग और अदर स्कीम्स में प्राइवेट वाले इसमें बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये पॉलिसीज हम इनमें डिस्कस करेंगे। तो 28 का आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 29 विच गोडेस इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गंगोर? गोडेस दुर्गा, गोडेस गौरी, गोडेस लक्ष्मी एंड गोडेस काली। सो गंगोर जो फेस्टिवल है राजस्थान में काफ़ी फेमस है। और गंगोर का मतलब क्या होता है? गंगोर, गंगोर हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, गंग एंड गोर, सॉरी गन होगा, गन एंड गोर। गन सिम्बलाइज लॉर्ड शिवा एंड गोर सिम्बलाइज लॉर्ड गौरी या गौरी, लॉर्डेस गोडेस पार्वती। ठीक है, तो गनगोर इन दोनों से मिलकर मिला है, और लॉर्ड शिवा प्लस लॉर्ड गोडेस पार्वती सिम्बलाइज या बोथ स्टैंड फॉर सौभाग्य, मैरिटल ब्लिस। ठीक है, तो न्यूली वेड वुमेंस और या नॉर्मल लेडीज़ भी इस मतलब काफ़ी लंबा त्यौहार चलता है 14 से 18 दिन का, तो इसमें अपना इनकी पूजा करती हैं और सौभाग्यवती उसके लिए पूजा की जाती है। सो ऑप्शन इज गोडेस गौरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो गोडेस गौरी इज वर्शिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गंगोर। थर्टी इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? उदयपुर, बारन, धौलपुर एंड बांसवाड़ा। तो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान तो आपको राजस्थान की पूरा ज्योग्राफी पता होनी चाहिए और उसका मैप कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो इस तरह से जाती है। तो राजस्थान का ये थोड़ा सा हिस्सा जो उनके साउथ में है, राजस्थान के साउथ में, उसमें से दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें से क्रॉस होकर जाती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात में से जाती है। और वैसे इंडिया में से अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट हैं जिनमें से होके जाती है ये, जिनको ये क्रॉस करती है। और ये DD में भी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले गुजरात में एंटर करती है, गुजरात, देन राजस्थान, देन इसके आगे यही MP, देन MP के बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़, देन उसके बाद झारखंड,
झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल के बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है, देन उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं चाहिए, 8 स्टेट में से इंडिया में से होकर गुजरती है। और राजस्थान में से जो 2 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करी है वो है हमारे डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी इज करेक्ट, बांसवाड़ा में से होकर जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी जो उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है दैट इज़ 23 डिग्री 30 मिनट। और जो यहाँ पे राजस्थान का साउथ है वो बिल्कुल आपका उसके पॉइंट का क्या नाम है 23 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ। तो क्योंकि 23 डिग्री 30 मिनट थोड़ी सी ऊपर है और ये नीचे है 0 मिनट, और ऐसे बिल्कुल हम इसके ऊपर जाएंगे तो इसका हो जाता है 30 डिग्री 12 मिनट, ये नॉर्थ। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए, और आपको इसका साउथ और वेस्ट का वो ईस्ट और वेस्ट का पॉइंट भी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए राजस्थान का। बाकी जो ऑप्शन है उदयपुर आता है आपका इसी डूंगनपुर के ऊपर, दिस इज़ डूंगनपुर, दिस इज़ बांसवाड़ा। तो डूंगनपुर के ऊपर आता है आपका उदयपुर, ये ऑप्शन। बरन आपका यहाँ पे कहीं पे आता है। ठीक है, देन धौलपुर राजस्थान का सबसे साउथ पॉइंट है, सबसे ईस्ट पॉइंट है धौलपुर राजस्थान का, सबसे इधर आता है धौलपुर राजस्थान का एंड, मतलब सबसे ईस्ट पॉइंट आपका धौलपुर आता है। सो 30 का ऑप्शन थी डी इज करेक्ट, बांसवाड़ा, जिसमें से होकर गुजरती है। नेक्स्ट इज 31, भुलक्कड़ शब्द में कौन सा आएगा, आई थिंक कौन सा प्रत्यय का प्रयोग है। सो भुलक्कड़ शब्द में अक्कर शब्द का है, क्योंकि कर ये तो कुछ बन नहीं रहे, अक्कर शब्द का प्रत्यय यूज हो रखा है। 31 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 32 इज इन डिटरमाइनिंग वेदर अ बिल्डिंग इज अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल पैरामीटर। तो इनमें से कौन सा क्रिटिकल नहीं है जो कंपल्सरी होना चाहिए। सो फ्रीडम फ्रॉम डैम्पनेस, वाटर सप्लाई कंडीशंस होनी चाहिए, ड्रेनेज एंड सैनिटरी कन्वीनियंस भी होना चाहिए, और फ्रीडम फ्रॉम डैम्पनेस भी होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्लोर्स। सो 32 का ऑप्शन डी इज करेक्ट कि नंबर ऑफ फ्लोर्स इज नॉट अ क्रिटिकल पैरामीटर, कि अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स ज़्यादा है हाउसिंग में तो वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सही नहीं है। अब तो वैसे भी हाउसिंग ही बन रही है मैक्सिमम, सो नंबर ऑफ फ्लोर्स इज नॉट अ क्रिटिकल पैरामीटर। 33rd is Rajasthan also played an important role in the freedom struggle of India. At which place in the Rajasthan did the 1857 rebellion start about 18 years after the Meerut? सो इंडिया में जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें मंगल पांडे सर से स्टार्ट हुई थी जो, ठीक है, वो स्टार्ट हुई थी मेरठ में। और क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वो उनका कुछ था कि मसाले या वो जो बंदूक में गन डाली जाती है उसमें काऊ या पिग के फैट से उसको ग्रीस किया गया है, तो इसलिए स्टार्ट हुआ था। तो पांडे सर ने, मतलब मंगल पांडे सर ने स्टार्ट की थी। मार्च में स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, और मई में जाकर ये राजस्थान तक पहुँची थी। राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी नसीराबाद में। सो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए इज करेक्ट कि नसीराबाद छावनी में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था। देन आफ्टर नसीराबाद नीमच में हुई थी, देन उसके बाद एरिनपुरा, यानी कि डी ऑप्शन जो दे रखा है। एरिनपुरा के बाद हुई थी हमारी कोटा में, देन भरतपुर, धौलपुर, फिर सब जगह राजस्थान में स्टार्ट हो चुकी थी। सो 33 का ऑप्शन ए इज नसीराबाद छावनी में सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 इज अ लेटर दैट इज सेंड टू ऑल कंसर्न्ड ऑफिसेस, जो कंसर्न्ड ऑफिसेस को भेजा जाए दैट इज नोन एज नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर, पर्सनल लेटर। सो सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन इज बेसिकली ये चेंजेस होते हैं या अमेंडमेंट होता है कि किसी जो एग्जिस्टिंग हमारा जो कोई पॉलिसी निकली हुई है या कुछ लेटर निकला हुआ है उसमें जो चेंजेस होंगे तब नोटिफिकेशन डाला जाता है कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि इसमें हमने अमेंडमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग जो लेटर या कुछ भी पॉलिसी होती है उसमें चेंजेस या उसमें जो भी होते हैं उसको नोटिफिकेशन के थ्रू शो किया जाता है। ऑफिस ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर में मेन कन्फ्यूजन होती है। ऑफिस ऑर्डर होता है कि ये ऑफिस ऑर्डर हमेशा किसी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, और ये किसी कंसर्न ऑफिस को ही दिया जाता है, कंसर्न ऑफिस या कंसर्न ग्रुप ऑफ पीपल को ही दिया जाता है। ठीक है, कि इस मतलब मान लो इस ऑफिस में इस ग्रुप के पीपल कल या वीकेंड को, संडे को भी ऑफिस खुलेगा तो इस ग्रुप के पीपल आएंगे। ठीक है, इस ऑफिस इस डिपार्टमेंट के पर्सन्स आएंगे, तो ये हो गया हमारा ऑफिस ऑर्डर। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर सबके लिए होता है, जरूरी नहीं है इसको अथॉरिटी इशू करे। सर्कुलर एक बस नोटिफिकेशन या एक टाइप का नोटिफिकेशन होती है जो सबके लिए होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कॉमन होती है फॉर ऑल। कि मान लो एक सर्कुलर निकाल दी कि कल से बायोमेट्रिक ऑन है सबके लिए, ठीक है, तो वो सबके लिए हो गया, तो दैट इज सर्कुलर। ऑफिस ऑर्डर किसी कंसर्न या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इशू किया जाता है। सो लेटर दैट इज सेंड टू कंसर्न ऑफिस दैट इज ऑफिस ऑर्डर। 34 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 35 इज विच ऑफ द फ्लोइंग बिल्डिंग्स
इज़ नॉट इन उदयपुर राजस्थान। उदयपुर में कौन कौन सी नहीं है? जग मंदिर उदयपुर में, बागोर की हवेली भी उदयपुर में, एकलिंजी टेम्पल भी उदयपुर में, समुद्र हवेली जयपुर में है, इट्स नॉट इन उदयपुर, जयपुर हवेली है, और अब तो होटल बन चुका है काफ़ी अच्छा। तो 35 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, समुद्र हवेली। 36 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ पोस्ट डिजास्टर हाउसिंग स्ट्रेटजी। सो पोस्ट डिजास्टर हाउसिंग स्ट्रेटजी में क्या क्या होगा? टेम्परेरी शेल्टर, टेम्परेरी टेंट, टेम्परेरी रूम, फिर परमानेंट हाउसिंग देंगे, टेम्परेरी शेल्टर, सेमी परमानेंट शेल्टर, टेम्परेरी हाउसिंग, देन सेमी परमानेंट हाउसिंग देंगे, शेल्टर के बाद टेम्परेरी हाउसिंग देंगे, परमानेंट शेल्टर, परमानेंट हाउसिंग, और शेल्टर के बाद परमानेंट शेल्टर देंगे, फिर उसके बाद टेम्परेरी हाउसिंग, देन परमानेंट हाउसिंग। तो 36 का ऑप्शन डी इज करेक्ट कि टेम्परेरी शेल्टर के बाद आपको टेम्परेरी और परमानेंट शेल्टर देंगे, देन उसके बाद टेम्परेरी हाउसिंग देंगे और परमानेंट हाउसिंग देंगे लास्ट में। ये ऑप्शन सी ऑप्शन जो है टेम्परेरी शेल्टर, टेम्परेरी हाउसिंग, शेल्टर के बाद आपको अगर हाउसिंग में शिफ्ट कर दिया टेम्परेरी, तो उसके बाद परमानेंट शेल्टर देंगे, फिर उसके बाद परमानेंट हाउसिंग, ये नहीं चलेगा। पहले आपको कच्चा पक्का जहाँ पे शेल्टर देंगे हल्का फुल्का, देन उसके बाद ऐसी जगह देंगे कि आप जहाँ पे एक हफ्ता निकाल सको, देन उसके बाद हाउसिंग में रहने का आपका अरेंजमेंट करेंगे, देन उसके बाद आपको परमानेंट हाउसिंग दे देंगे। तो 36 ऑप्शन डी इज करेक्ट। 37 इज व्हाट आर द 2 की फैक्टर required to be strengthened to enable urban local bodies to prepare city plans and also implement them. So कौन से 2 फैक्टर हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ को चाहिए टू प्रिपेयर सिटी प्लान? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एनहांस ऑफिस स्पेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ये तो नॉर्मल सा ऑप्शन है। एंगेज फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड इंक्रीज रिसोर्स इन्फ्लो इन अर्बन लोकल बॉडीज, इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉय एंड प्रोवाइडिंग, ये भी कोई वो नहीं है। सो ए और सी, बी और डी तो है नहीं। ए इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एंगेज फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एंड इंक्रीज रिसोर्स इनफ्लो इन अर्बन लोकल बॉडीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि सिटी प्लान बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पता होनी चाहिए और रिसोर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सो ऑप्शन 37 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38 राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, व्हाट इज इट्स रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है? दैट इज 8th, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राजस्थान अगर ऐसा है तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ जैसलमेर। एंड राजस्थान का जो एरिया है दैट इज़ 3.42 लाख, से आप याद रख सकते हैं 3.42 लाख किलोमीटर। तो राजस्थान का एरिया है 3.42 लाख किलोमीटर, और इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया 32 लाख पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो राजस्थान इंडिया का लगभग 10% है, 10.44% एरिया राजस्थान का है, और राजस्थान का है इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने पूछा रैंक क्या है? रैंक 8th है, और जैसलमेर इसका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और अगर इसका राजस्थान का पैरामीटर देखें कि इसकी बाउंड्री का पैरामीटर कितना है, तो दैट इज़ 5920 किलोमीटर। और यहाँ पे ये रेड क्लिफ होती है जो पाकिस्तान के साथ अटैच है। तो राजस्थान के में कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं और कुछ इंटर स्टेट बाउंड्रीज भी हैं। ठीक है, जैसलमेर सबसे बड़ा हो गया। राजस्थान के 4 स्टेट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। तो पॉपुलेशन में 8th रैंक है, और पॉपुलेशन में टॉप 1 कौन है? दैट इज़ यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार। तो उत्तर प्रदेश सबसे टॉप में है पॉपुलेशन में। 38 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 39 is which diagram is preferred to show the data in a series in which some values may be very small and some are very large. Options are percentage bar diagram, broken bar diagram, simple bar diagram and multiple bar diagram. तो जो बार डायग्राम्स बनते हैं हमारे एक्स वैल्यू यहाँ पे, वाई वैल्यू यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है वो बार डायग्राम जिसमें कुछ वैल्यूज़ तो बहुत स्मॉल्स हो और कुछ बड़ी लार्ज हो। जैसे हम जब इस एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे हम जब ड्रॉ करते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि मान लो 10 से 100 के बीच में वैरीज करी होती हैं, और कुछ एकदम से ज़्यादा होती हैं जो अबव 500 से 600 के बीच में वैरी करी होती हैं। तो उनको एक ही ग्राफ पे डिवाइड करने में बहुत इशू होता है, क्योंकि हो सकता है कि जब उनका हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ जो 500 है वो तो ऐसे बनेंगी और कुछ ऐसे ऐसे बनेंगी। तो इसको सही तरीके से दिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं ब्रोकन बार डायग्राम, यानी कि हमने 10 से 100 का डिफरेंस तो हमने या 20 का डिफरेंस हमने यहाँ तक दिखा दिया 100 और ये 20। उसके बाद एकदम से हम ग्राफ में ब्रेक लगाते हैं, ब्रोक करते हैं
उसके बाद हम एकदम से शुरू करते हैं 500 से 600 तक का, यही 10, जैसे यहाँ से 0 से 100, यहाँ से 500 से 600। तो हमारा जो ग्राफ भी वो ऐसे ही बनता है। मान लो ये 10 20 20 वाले हो गए और एकदम से जो 500 के अबव जाता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है और देन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर जनरली वैल्यूज़ भी लिख देते हैं, जैसे ये 50, ये 70, ये 560। तो क्वेश्चंस वेयर द सम वैल्यूज आर वेरी हाई एंड सम आर वेरी स्मॉल, सो उसमें हम ब्रोकन बार डायग्राम्स यूज़ करते हैं। सो 39 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। परसेंटेज बार डायग्राम में सिंपल परसेंटेज शो करता है, सिंपल बार डायग्राम, ये सिंपल बार डायग्राम हो गया। एंड मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें दो वैल्यूज़, एक ही चीज़ की दो वैल्यू बता रखी होती हैं। कि मान लो कोई कम्युनिटी हॉल है, तो उसमें उसकी दो चीज़ें बता रखी हैं, एक तो उसका मेंटेनेंस कि इसका मेंटेनेंस इतना लगता है, एंड उसका रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। तो मान लो एक उसका मेंटेनेंस लग रहा है, एक पर ईयर लग रहा है मान लो 10 लाख रुपए, लेकिन उसका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है सिर्फ 50 लाख रुपए। तो उसके दो ग्राफ, मतलब ऐसे ही 10 कम्युनिटी होंगे तो उनके ग्राफ इस टाइप से बनेंगे कि ये उसका रिवेन्यू हो गया, ठीक है, और मेंटेनेंस उसका लग रहा है इतना सा। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें एक ही कम्युनिटी हॉल के मल्टीपल बार दिखा रखे होते हैं। सो 39 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज 40। 40 is according to the last census 2011, India has 7935 towns and cities. Out of them, approximately how many are statutory towns? तो statutory towns 7935 में से कितने हैं? And options are 39, 100, 28, 25 and 1200. So 2011 में जो सेंसस हुई थी, अभी तो जो 10 साल बाद 2021 में हुई थी, वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो चुकी है। सो 2011 में सेंसस हुई थी इंडिया में, उसमें जो इंडिया में अर्बन सेटलमेंट टाउन्स या सिटीज़ जो कैलकुलेट की गई थी, वो टोटल कैलकुलेट की गई थी 7933। URDPFI में ये 7933 गिवन है, ठीक है, इसमें ये 7935 है, बट URDPFI के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, 7933 गिवन है उसमें। आउट ऑफ 7933 जो हमारे मास्टर प्लान रेडी की जा चुके हैं या उनका जिनका प्रपोजल जा चुका है वो 2100 है सिर्फ, ठीक है। तो 7933 में से सिर्फ 2100 का मास्टर प्लान अभी तक रेडी हुआ है। और ये अर्बन सेटलमेंट या टाउन सिटीज़ ये क्या है, ये वही हैं जिनके हमने जो 4 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल, अर्बन सेटलमेंट और टाउन सिटीज़ की हमने 4 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी कि इनमें सबसे पहले था एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कैंटोनमेंट बोर्ड इस टाइप का कुछ होना चाहिए। दूसरी थी कि मिनिमम पॉपुलेशन जो इसकी थी वो एटलीस्ट मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। दैन जो 75% ऑफ मेल है वो हमारे नॉन एग्रीकल्चर में इंडल्ज होने चाहिए। दैन जो हमारी लास्ट था दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, वो हमारी 400% पर किलोमीटर स्क्वायर। ये 4 जब फुलफिल हो जाती है तो वो हमारे अर्बन सेटलमेंट या टाउन या सिटीज़ कंसिडर किया जाता है। और इसी अर्बन सेटलमेंट और टाउन सिटीज़ को अगर हम डिवाइड करें तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हमारा स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड सेकेंड इज नॉन स्टैट्यूटरी टाउन्स या सेंसस टाउन्स भी कहते हैं। सेंसस टाउन, स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या होते हैं, जो हमारी ये तीनों रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करते ही करते हैं, मेनली हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो स्टैट्यूटरी टाउन्स यूजली स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज या किसी मतलब इनमें कोई ना कोई एक लोकल बॉडीज़ होती है जो इनको गवर्न करती है, तो वो हमारे होते हैं स्टैट्यूटरी टाउन्स। बाकी जो जिनमें ये फर्स्ट पॉइंट म्यूनसिपल कैंटोनमेंट या स्टैट्यूटरी टाउन्स वाला पॉइंट फुलफिल नहीं होता, तो वो हमारे सेंसस टाउन होते हैं, नॉर्मल सेंसस टाउन जो सेंसस वाली मतलब पॉपुलेशन वाली डेफिनेशन फुलफिल करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन 5000 है और देन और ये 75% वाले मेल और डेंसिटी भी वो फुलफिल कर दें, बट वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, तो वो हमारे सेंसस टाउन्स होते हैं। सो 7933 में से जो हमारे स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं वो है हमारे 4041 और इनको जब हम माइनस कर देते हैं 7933 में से तो हमारे बचते हैं ये सेंसस टाउन दैट इज़ 3892। तो ये तीनों टर्म्स हैं। स्टैट्यूटरी टर्म्स आपने उसमें भी पढ़ा होगा अर्बन एग्लोमरेशन में, अर्बन एग्लोमरेशन जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एटलीस्ट उसमें मतलब अर्बन एग्लोमरेशन में एटलीस्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन स्टैट्यूटरी टाउन्स। तो ये उसी स्टैट्यूटरी टाउन्स की बात हो रही है जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, और जिसमें हमने पढ़ा था उसकी पॉपुलेशन 20,000 से मतलब एटलीस्ट टच 20,000, तो 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए, दैट इज अर्बन एग्लोमरेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाउ मैनी आर स्टैट्यूटरी टाउन्स। तो इसमें जो आंसर है वो दैट इज 3900 गिवन है करेक्ट आंसर, और वैसे 4041 गिवन है URDPFI जो 2016 है उसमें।
और जो सेंसस हैं वो हमारे 3892 हैं। सो अभी राजस्थान के पेपर में 3900 गिवन है। (41) is as per URDP5 guidelines, social infrastructure standards. आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स अब प्राइमरी स्कूल्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ, तो कितनी पॉपुलेशन पे हमें एक प्राइमरी स्कूल देना होता है। सेम क्वेश्चन हमने गेट 2022 में भी अभी स्टडी किया था, क्वेश्चन नंबर 36। वहाँ पे हमने प्राइमरी स्कूल और हॉस्पिटल के लिए कितनी पॉपुलेशन पे कौन सा हॉस्पिटल देना होता है, ये सब हमने पढ़ा था। सो सेम क्वेश्चन यही है कि प्राइमरी स्कूल को हमें कितनी पॉपुलेशन पे देना होता है। हियर वी कैन राइट स्कूल एंड हियर वी कैन राइट पॉपुलेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्री नर्सरी या प्री प्राइमरी से। प्री प्राइमरी में आपकी फ़ीस कितनी होती है, सिर्फ 2500 रुपये। तो 2500 पॉपुलेशन पे हम देते हैं प्री नर्सरी। देन आता है हमारा प्राइमरी, प्री प्राइमरी या नर्सरी ये हो गया। देन आता है हमारा प्राइमरी, प्राइमरी होता है हमारा 1 से 5 तक क्लास के लिए। तो 5 से याद रखना 5000, तो मतलब 5 से 5 याद रखना। 5th क्लास में हमने 5000 रुपये देने होते हैं। तो मेन कन्फ्यूजन इसमें ही होता है कि 5th में हमें 2.5 देने होते हैं कितने, तो 5 से 5 याद रखना। देन होता है हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ऐड हमने बस वो 25 करना होता है, तो ये हो गया 7500। देन होता है हमारा स्कूल फॉर फिजिकली हैंडीकैप, तो वो हमें 45,000 पे 45,000 पॉपुलेशन पे हमें फिजिकल हैंडीकैप देना होता है। और लास्ट होता है 1 लाख। अगर 1 लाख पॉपुलेशन है आपकी तो आपको एटलीस्ट प्रोवाइड करना होता है स्कूल विद हॉस्टल्स। तो स्कूल में जो हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल होते हैं वो एक हमें 1 लाख पॉपुलेशन पे एक बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल वाला स्कूल देना होता है। ठीक है, तो प्री नर्सरी स्कूल हमें जस्ट किसी पार्क के पास देना होता है कि पार्क होना चाहिए आसपास, या उस स्कूल में एक पार्क होना चाहिए छोटा सा। प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्ले फील्ड कंपलसरी हो जाता है कि आपको एटलीस्ट 18/36 का प्ले फील्ड, और इसमें आई थिंक साइज डबल हो जाता है, तो उतना प्ले फील्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका स्कूल पास नहीं होता। तो ऐसे केस कई बार आएंगे आपके, जब आप एज एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेंगे कि उस स्कूल में प्ले फील्ड नहीं है, तो उस स्कूल को मान्यता नहीं मिल रही है कि वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो प्राइमरी तक ही रोक देते हैं या 8th क्लास का कर देते हैं, 10th 12th उसको पास नहीं करते हैं। सो ये 12th क्लास तक का था, और ये हमारा 5th क्लास का। तो 5 से 5 से याद रखना 5000, उसके बाद आपको ईजी हो जाता है 2500, 7500। सो प्राइमरी स्कूल इज रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ दैट इज प्राइमरी स्कूल इज फॉर 5th क्लास। सो 41 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।